Very good morning, students. In class BSc Part First, subject Zoology, Paper Third, Developmental Biology या परिवर्तनात्मक जैविकी में हम यूनिट फर्स्ट में जो गैमेटोजेनेसिस है उसके सेकंड एस्पेक्ट यानी oogenesis के ऊपर आज डिस्कस करेंगे. माई सेल्फ उमेश दत्त, असिस्टेंट प्रोफेसर इन जूलॉजी, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर. तो आज की क्लास में हम जो गैमेट्स फॉर्मेशन में जो फीमेल गैमेट फॉर्मेशन है यानी oogenesis है, अंडजनन है, उसकी बात करेंगे. देखिए, जो फीमेल है उनके अंदर जो ओवेरियन है उसको कम्प्लीटली जो कवर्ड करने वाली जो डर्म है उसे हम जर्मिनल एपिडर्मल या जन कोशिकाओं की एपिथेलियल मेम्ब्रेन कहते हैं. और इस मेम्ब्रेन के द्वारा ही जो है जनन कोशिकाओं से ओवम का फॉर्मेशन होता है और इस फॉर्मेशन की जो मैकेनिज़्म है उस मैकेनिज़्म को ही हम oogenesis या अंडजनन कहते हैं. मुख्य रूप से जो oogenesis का जो प्रक्रम है या जो प्रोसेस है, इसके अंदर फीमेल की ओवरी के अंदर स्पेसिफिक सीक्वेंशनल चेंजेस होते हैं. और जो इसमें मैमल्स हैं उनमें अगर हम कंपैरेटिवली दूसरे फाइलम से अगर हम देखते हैं तो इनकी जो ओवरीज होती हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं. अंडाशय का जो प्रमुख जो भाग है जो उसको कंस्ट्रक्ट करता है, बनाता है, मुख्य रूप से इसके अंदर जो हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं. और ओवरी के चारों ओर एक ये कवरिंग को बनाते हैं. इस कवरिंग के अंदर भी जो सबसे बाहर की ओर जो कवरिंग होती है उसे हम पेरिटोनियम कहते हैं, जो कि मॉर्फ स्पेसिफिक सेल्स जो कि स्ट्रक्चर के अंदर घनाकार होती हैं उन सेल से बनी हुई होती है. और यह जनन एपिथेलियल की एक स्तरीय परत होती है. इसके नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू होती हैं वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया की एक थिन लेयर कंपैरेटिवली जो प्राइमरी जो पेरिटोनियम है उससे कंपैरेटिवली थिन लेयर का फॉर्मेशन करती है. स्ट्रोमा के अंतर्गत जो थोड़े से जो थिक और जो कॉन्ट्रैक्ट जो भाग होता है उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं. और ये अपेक्षाकृत जो हैं मेडुलरी मास के द्वारा ये डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, यानी उनसे थोड़े से विभेदित होते हैं. मेडुलरी मास के अंदर जो है रेटिकुलर फाइबर्स और कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ की जो सेल्स हैं वो इलास्टिक फाइबर्स के द्वारा और एरिकित पेशियों के द्वारा और रुधिर जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनके द्वारा ये इस स्तर के अंदर मॉर्फ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. क्योंकि ये जितनी भी ऑर्गेनेलीज या जितने हम टिश्यूज़ की बात कर रहे हैं जिसमें इलास्टिक टिश्यूज़ हैं या ये एरिकित पेशियाँ हैं, इनकी जो अमाउंट है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है. ओवरी के अंदर जो ये कॉर्टेक्स वाला जो क्षेत्र है इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट जो हम जिस स्ट्रक्चर की बात करेंगे यानी जो अंडाशय पुट्टिकाएँ ओवेरियन फॉलिकल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं. ये सभी जनन एपिथेलियल की कोशिकाओं के अंदर एक्टिव सेल डिवीजन को रिप्रेजेंट करती हैं. सक्रिय विभाजन इन्हीं सेल्स के अंदर होता है और प्रत्येक प्री मॉडल फॉलिकल सेल्स में एक जो है वो oogonia सेल का फॉर्मेशन होता है. इसके चारों ओर फ्लैटेड फॉलिकल सेल्स की एक स्तरीय एपिथेलियल सेल का कवरिंग पाई जाती है. और ये फॉलिकल सेल्स जब एम्ब्रियो ग्रोथ करता है यानी जब तक उसके अंदर जो है वो सेक्सुअल मैच्योरिटी नहीं आती है उस समय तक तो ये इनएक्टिव फॉर्म में बनी रहती हैं. परंतु जैसे ही सेक्सुअली एक्टिविटी एनिमल होता है तो उस समय हार्मोनल चेंजेस के कारण और एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण ये सभी फॉलिकल सेल्स एक्टिव फेज के अंदर आ जाती हैं.
और ये जो एक्टिव से जो फेज़ के अंदर सेल्स आई हैं, इन सेल्स में यानी इन oogonia सेल्स के अंदर जो है फैट का स्टोरेज होता है, और फैट स्टोरेज के बाद ये प्राइमरी oocyte सेल्स को जनरेट करती हैं। तो जब फैट की जब स्टोरेज हो जाता है तो इनमें मॉर्फ के अंदर स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाता है। ये सेल्स राउंडेड ना होकर स्तंभी आकार की हो जाती हैं, और इनकी स्तर में प्राथमिक जो प्राइमरी जो oogonal सेल्स है उनके मध्य का जो जोन है वो पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा नामक महीन जो एक मेम्ब्रेन है उसको फॉर्म करता है। इस अवस्था में फॉलिकल को हम जो है प्राइमरी फॉलिकल सेल्स की टर्मिनोलॉजी से इंडिकेट करते हैं, और प्राइमरी फॉलिकल सेल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोप्रोटीन के स्टोरेज के कारण जो जोना पेलुसिडा थिन लेयर थी वो अब इस फेज़ में थोड़ी सी थिक हो जाती है, क्योंकि फूड मटेरियल का स्टोरेज हो जाता है। अब जो सेल है उसके ऊपर मॉर्फ चेंजेस के अंदर एक और स्पेसिफिक चेंज आता है, जिसके अंदर इसकी सरफेस की बाहरी साइड पर जो है माइक्रोविलाई का जो है ओरिजिन होता है, या उसको एक डेवलप करता है। और इसके द्वारा जो इसका फंक्शन है, इसके द्वारा ये क्या करता है, जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस हैं उनको ये एक पाथ जो है प्रोवाइड करता है। और जो ये प्राइमरी फॉलिकल सेल्स हैं इसके अंदर ग्रोथ के साथ साथ जो फॉलिकल सेल्स हैं वो एक्टिव डिवीज़न के अंदर भी चली जाती हैं, यानी एक्टिव डिवीज़न की फेज़ के अंदर ये चली जाती हैं, और इनकी जो फॉलिकल एपिथेलियल जो स्तंभी कोशिकाएं हैं वो इसके चारों ओर अपनी पर्टिकुलर मैनर में जम जाती हैं, जिसे हम मेम्ब्रेना ग्लोमेरुलोसा कहते हैं। इस अवस्था में जबकि मेम्ब्रेना ग्लोमेरुलोसा का जो है फॉर्मेशन हो जाता है, प्राइमरी फॉलिकल सेल्स को हम सेकेंडरी फॉलिकल सेल्स कहते हैं। स्क्रीन के अंदर आप लोगों को जो ये इसके सीक्वेंशनल चेंजेस हैं, जिसके अंदर हम प्राइमरी oocyte सेल से फर्स्ट डिवीज़न और सेकंड डिवीज़न की बात कर रहे हैं, अब हम इसे देखेंगे। साथ ही साथ चेंजेस के आधार पर हम देखते हैं कि इन फॉलिकल सेल्स के अंदर एक कैविटी का भी ओरिजिन होता है, जिसे फॉलिकुलर कैविटी या पुट्टी के गुहिका कहते हैं, और इस अवस्था में फॉलिकल्स को हम ग्राफियन फॉलिकल्स कहते हैं। तो तीन आपको जो है टर्मिनोलॉजी, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, देन फॉलिकल कैविटी ओरिजिन, और उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल जो हमारी फर्स्ट जो सेल थी उसके अंदर इन सीक्वेंशनल चेंजेस के कारण अब ये इस स्टेज के अंदर आ गई है, यानी ये डिवीज़न जो परफॉर्म कर रही है उसके द्वारा इसकी हम लेबलिंग जो है वो चेंज करते जाते हैं। अब ये जो डेवलप होती हुई फॉलिकल सेल्स है उसके चारों और जो उसकी सराउंडेड जो स्ट्रोमा की जो सेल्स हैं वो क्या होती हैं, ड्यूप्लिएट लेयर की होती हैं, और इसके कारण जो है अब जो थीका फॉलिकस यानी पुटिकीय थीका का फॉर्मेशन होता है, और इस थीका का जो बाह्य स्तर है वो जो है फिलामेंटेनियस होता है यानी तंतुमय होता है, और इसका जो इंटरनल जो क्षेत्र है वो बेसिकली उसके अंदर जो है ब्लड कैपिलरीज ज़्यादा होती हैं। साथ ही साथ इसमें मेम्ब्रेना ग्लोमेरुलोसा के कारण इस मेम्ब्रेन के इस इंटीरियर भाग को जो है बेस या आधार भी प्रदान होता है, और इस कारण से ये डिफ्रेंशिएटेड किया जा सकता है। फॉलिकल्स की ग्रोथ फेज़ में जो प्राइमरी oocyte सेल्स हैं वो अपनी कंप्लीट ग्रोथ प्राप्त करने के बाद उनके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो मियोटिक डिवीज़न होता है, यानी कि मियोटिक डिवीज़न के बाद अब ये सेल जो है द्वितीयक अंडक बनाती हैं, और ओव्यूलेशन यानी जो ये डिम्बोत्सर्ग है यानी रप्चर्ड की जो मैकेनिज़्म है उस दौरान अंडाशय की जो सरफेस है उस पर पूर्ण परिपक्व यानी कंप्लीट डेवलप फॉलिकल जो है वो रप्चर्ड हो जाती है, फट जाती है, और रप्चर्ड होने के बाद ये सेकेंडरी oocyte जो सेल है वो जो अंडवाहिनी है उसका जो कीप है उसके अंदर ये जो है मूव कर दी जाती हैं, और
फटी हुई जो इसकी चारों ओर की जो कवरिंग थी, जिसके अंदर हमने जो है मॉर्फ के आधार पर उसको डिफ्रेंशिएट किया था, ये अब कार्पस ल्यूटियम नामक स्ट्रक्चर बनाती है। कार्पस ल्यूटियम को हम लोगों ने जो है एंडोक्राइनल कंट्रोल जो है गैमेटोजेनेसिस या जो है हार्मोनल कंट्रोल इन रिप्रोडक्शन, इसके अंदर जब डिस्कस किया था तब इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल पड़ा था कि कार्पस ल्यूटियम जो है वो निषेचन होने के बाद अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके द्वारा प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन का सिक्रेशन होता है, और अगर नहीं हो पाता है तो यह स्ट्रक्चर यानी कार्पस ल्यूटियम जो है वो इनएक्टिव होकर कुछ समय तो कार्पस एल्बिकेंस नामक जो हैं वो पार्टिकल्स या ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में अपनी प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करती हैं। अब देखिए, जो हम oogenesis पढ़ रहे हैं उस oogenesis को हम बेसिकली 3 फेजेस के अंदर सब क्लासिफाइड करके हम पढ़ेंगे। तो आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, जो लेफ्ट हैंड साइड पर है मल्टीप्लिकेशन फेज़ है, देन वी विल स्टडी द ग्रोथ फेज़, और उसके बाद हम जो है मैच्योरेशन फेज़ के अंदर जो है इनको सब कैटेगरीज में स्टडी करेंगे। तो जो पहली फ़ेज़ है मल्टीप्लिकेशन फेज़, इसके बारे में हम अब डिस्कस करते हैं। ओके, तो जो मल्टीप्लिकेशन फेज़ है इसके अंदर भ्रूणावस्था में जो अंडाशय या ओवरी की जो जनन एपिथेलियल सेल है उसके अंदर रिपीटेड जो है समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर oogonia नामक नई जो है डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। और ये जो सेल्स हैं वो द्विगुणित अवस्था वाली सेल्स होती हैं यानी डिप्लॉयड होती हैं, जबकि ये जब तक ये डिप्लॉयड कंडीशन में है ये जनन एपिथेलियल सेल के अंदर ही अपनी प्रेजेंस को बनाए रखती हैं। जैसे ही जन्म के पश्चात लैंगिक प्रवस्था या मैच्योर फेज शुरू होती है, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उसके बाद इनके अंदर जो है ग्रोथ नहीं होती है, और परिपक्वता के साथ साथ ही जो है ये जो सेल्स हैं जब तक ये उस फेज मैच्योरेशन फेज तक पहुंचती हैं तब तक इनके अंदर कंटिन्यूस जो है वो समसूत्री विभाजन जो है चलते रहते हैं, नंबर में इनमें इंक्रीज होता रहता है, और इसका जो रिज़ल्ट होता है उसका रिज़ल्ट ये रहता है कि ये क्लस्टर की फॉर्म में अपनी प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करती हैं। इन सेल्स को जो ये जिनका क्लस्टर है उन्हें मुख्य रूप से जो है ओव्रिकेरियस कॉर्ड्स के नाम से जाना जाता है, और इसकी जो इन सेल्स की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि ये सेल्स नंबर में ज़्यादा हैं, और साथ ही साथ इन सेल्स के अंदर जो इनकी फेज़ है वो डिप्लॉयड फेज़ है। अब हम जो है नेक्स्ट फेज़ की बात करते हैं जिसे हम ग्रोथ फेज़ कहते हैं। ओविगेरस कॉर्ड के निर्माण के बाद जो है वो सेकंड फेज़ जो है ग्रोथ फेज़ वो प्रारंभ होती है। इस समय जो है सेल डिवीजन यानी जो समसूत्री विभाजन हो रहा था वो समसूत्री विभाजन स्टॉप हो जाता है, और कोशिकाओं की जो समूह है इनके अंदर सिर्फ स्ट्रक्चरल जो है शेप के अंदर वो चेंजेस आते हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं, यानी ये वृद्धि करती हैं, और वृद्धि के अंदर इनका जो टारगेट होता है वो सिर्फ न्यूट्रिटिव मटेरियल को स्टोरेज करना है, यानी पोषक पदार्थों को ये क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। इसे हम जो है प्राइमरी oocyte सेल्स कहते हैं, जबकि ये स्टोरेज करने का काम शुरू कर देती हैं। और जो दूसरी कोशिकाएँ होती हैं इसके चारों ओर सराउंडेड होती हैं, वो इन डेवलप्ड होती हुई या मैच्योर होती हुई सेल्स को घेरे रहती हैं, और साथ ही साथ ये भी इन मैच्योर सेल्स को न्यूट्रिटिव सब्सटेंस की फॉर्म में अपना न्यूट्रिशन प्रदान करती रहती हैं। इन सेल्स को हम फॉलिकल सेल्स कहते हैं जो ग्रोथ कर रही हैं। ग्रोथ प्रवस्था प्राय जो है एनिमल्स के अंदर कंपैरेटिवली लॉन्ग होती है, और इसका जो ड्यूरेशन है वो कई दिनों से लेकर कई ईयर्स तक बना रह सकता है। एग्जाम्पल की फॉर्म में मेंढक के अंदर जो अंडक को वृद्धि पूर्ण करने के अंदर समय लगता है वो अप्रॉक्सीमेट 3 इयर्स का टाइम लगता है, क्योंकि इसके प्राइमरी जो 2 इयर्स हैं उसके अंदर वृद्धि जो है कंपैरेटिवली बहुत स्लो होती है, परंतु जैसे ही ये 3rd ईयर के अंदर जाता है तो इसकी जो रेट है वृद्धि की या ग्रोथ करने की वो बहुत तेज़ हो जाती है। और अगर कंपैरेटिवली हम एम्फीबियन से अब स्विच कर हम एवियन पे आते हैं तो जो चिक्के के अंदर जो ड्यूरेशन है वो ये वृद्धि 6 to 14 डेज़ के अंदर ही कंप्लीट हो जाती है।
ठीक है। और मनुष्यों के अंडाणुओं में वृद्धि की जो परिपक्वन फेज़ है, यानी जो इसका टाइम ड्यूरेशन है वो 14 डेज़ का है। और मैमल्स के अंदर ही अगर हम देखें तो जो रैट्स हैं उनके अंदर मैचुरेशन का फेज़ जो है वो 16 डेज़ का है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कंपैरेटिवली कि ये स्पीशीज़ स्पेसिफिक कैपेबिलिटी या इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, जिसके अंदर ग्रोथ फेज़ की ड्यूरेशन जो है वो वेरी या डिफ़र करती है। अब जो एग्जामिनेशन पैटर्न के अंदर जो फेज़ पूछी जाती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ है, दिस इज़ मैचुरेशन फेज़ या परिपक्वन प्रावस्था या वृद्धि प्रावस्था। तो इस फेज़ को अब हम फर्दर डिवाइड करेंगे, जिसे हम प्री वाइटलोजेनेसिस और वाइटलोजेनेसिस इन दो सब जो है थीम्स हैं इनके अंदर हम डिस्कस करेंगे और कंपैरेटिवली स्टडी भी करेंगे, जिसके अंदर फाइलम के अंदर जो लोअर कॉर्डेट हैं और जो हायर कॉर्डेट हैं उनके अंदर इन फेजेस के अंदर क्या चेंजेस आते हैं। क्योंकि अब हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर आगे की क्लासेस के अंदर किलॉइड एग, नॉन किलॉइड एग और विविपेरिटी और ओविपेरिटी इन चीज़ों पर भी डिस्कस करेंगे। तो इससे रिलेटेड जो विविपेरिटी और जो ओविपेरिटी है उसके अंदर जो इवोल्यूशन प्रोसेस है उसमें वाइटलोजेनेसिस मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है। तो अब हम वाइटलोजेनेसिस थीम को अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हमने स्ट्रक्चर के आधार पर जो फीमेल्स के अंदर oogenesis की साइट है उसकी स्ट्रक्चर की बात की है, जिसके अंदर हमने जो है उसकी एपिथेलियल सेल्स और उसकी फॉर्म्स के अंदर किस प्रकार से डिविजन्स होते हैं इसका बारे में डिस्कस किया है। और नेक्स्ट हमने जो फेजेस को क्लासीफाइड किया था, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज, उसमें से 2 फेजेस को डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम जो है वाइटलोजेनेसिस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।